हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में जो वैकेंसी आई हुई थी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की, उसकी जो पेपर है उस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेपर में 60 क्वेश्चन आए हुए थे। उन 60 ही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पूरे सॉल्व करेंगे। तो सीरियल वाइज हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और उनके सोल्व भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग जो इसरो जो होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उस इसरो का मैं यहाँ पर पेपर लेकर आया हूँ। तो ये वाला जो पेपर है, इस पेपर में जो दिनांक दी गई है वो दिनांक थी 27 नवंबर 2016, रविवार को ये पेपर हुआ था। और विषय जो है वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। इस परीक्षा की जो अवधि थी वो 90 मिनट का ये पेपर हुआ था और इसमें प्रश्नों की संख्या 60 क्वेश्चन थी। इसके बाद इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था कि एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है। तो एक वस्तु जो होती है उसकी पारगम्यता का अर्थ क्या होता है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो पारगम्यता को इंग्लिश में परमिएबिलिटी भी बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है वस्तु की दृढ़ता, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल के रेखाओं तक चालकता, तीसरा ऑप्शन है धारा चुंबक की दृढ़ता और चौथा ऑप्शन है चुंबकन बल के निकालने पर लोहे के दंड में शेष चुंबकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला जो ऑप्शन है, चुंबकीय वस्तु के कांतीय बल के रेखाओं तक चालकता। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोधक का मान रिक्त स्थान होता है। तो इस क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम रंग वाले बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो कलर कोड जब हम निकालते हैं तो कलर कोड में जो नारंगी रंग होता है उस नारंगी रंग का कलर होता है, उसका कोड जो होता है वो होता है 3। उसके बाद लाल रंग जो होता है, लाल रंग का होता है 2। तो पहला वाला जो अक्षर आएगा वो आएगा 3, दूसरा वाला जो आएगा वो आएगा 2। उसके बाद भूरा, तो भूरा वाले का जो मान होता है वो होता है 10 की घात 1। तो 10 की घात 1 आएगा यहाँ पर, तो वहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 3 2 गुणित 10, उसके बाद तो इसका मतलब है कि 320 आ जाएगा और प्लस माइनस में आएगा 5%। 5% क्यों आएगा, क्योंकि स्वर्णिम जो रंग होता है उसकी सहन सीमा का मान होता है 5%। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला जो ऑप्शन है, 320 ओम प्लस माइनस 5%। तो इसमें हम राइट आंसर करेंगे सी वाला जो ऑप्शन है वो। इसके बाद तीसरा वाला जो क्वेश्चन है, फ्यूज को रिक्त स्थान में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज को कहाँ पर संयोजित करते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन है निष्प्रभावी संवहक के साथ श्रृंखला में, दूसरा ऑप्शन है निष्प्रभावी संवहक के साथ समांतर में, तीसरा ऑप्शन है चरण संवहक के साथ समांतर में और चौथा है चरण संवहक के साथ श्रृंखला में। तो इसका इंग्लिश में सही से समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है सीरीज विथ न्यूट्रल कंडक्टर, दूसरा है पैरेलल विथ न्यूट्रल कंडक्टर, तीसरा है पैरेलल विथ फेस कंडक्टर और चौथा है सीरीज विथ फेस कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला जो ऑप्शन है, सीरीज विथ फेस कंडक्टर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीसीबी एक है। तो एमसीसीबी जो होती है, एमसीसीबी का पूरा नाम यहाँ पर अपने को पूछा गया है। तो एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BIS कोड के अनुसार भू संपर्कन के लिए उपयुक्त तार का रंग होता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो अर्थिंग पॉइंट होता है, अर्थिंग पॉइंट के लिए जो वायर यूज़ करते हैं उस वायर का रंग कौन सा रखा जाता है, तो उस वायर का रंग रखा जाता है हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो लेड एसिड बैटरी जो होती है, उस लेड एसिड बैटरी में चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस होती है, उत्सर्जित होती है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, एक 120 एम्पियर हावर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा को रिक्त स्थान अवधि के लिए दे सकता है। तो इसमें जो बैटरी की क्षमता दी गई है 120 एम्पियर आवर, और उसके बाद धारा जो है उस धारा की वैल्यू दी गई है 8 एम्पियर। तो यहाँ पर अपने को निकालना है कि वो कितने घंटे तक इस क्षमता को मतलब कितने घंटे चल सकती है। तो इसका जो फार्मूला होता है, बैटरी की क्षमता बराबर होता है एम्पियर गुणित घंटे। तो यहाँ पर अपने को घंटे निकालने हैं, तो हावर बराबर हो जाएगा बैटरी की क्षमता बटे विद्युत धारा। तो 120 बटे 8 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 15 हावर। तो यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, 50 माइक्रोफेरड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव ऊर्जा तक चार्ज किया गया है। संधारित्र में संचयित ऊर्जा को बताइए। तो यहाँ पर एक संधारित्र दिया गया है, संधारित्र का जो वैल्यू है वो है 50 माइक्रोफेरड, और उसके बाद उस संधारित्र को 200 वोल्ट के विद्युत ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है। तो ई की वैल्यू अपने को बतानी है, ऊर्जा उसमें कितनी संचयित हुई है उस ऊर्जा का मान बताना है। तो ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है ई बराबर 1/2 CV²। तो ई की वैल्यू अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो ई बराबर होता है 1/2 और सी की वैल्यू दी गई है 50 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 गुणित 10⁻⁻6, और उसके बाद लिखना है अपने को V²। तो ई बराबर 1/2 CV² से यहाँ पर हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁻6 गुणित 10⁻6। तो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे तो आंसर आएगा 1 जूल। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जूल 8 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो एक बार मैग्नेट जो होती है, बार मैग्नेट के चारों ओर बल रेखाओं की जो दिशा है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्वी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव तक, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव तक, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, और चौथा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, क्योंकि चुंबक जो होती है, चुंबक के बाहर जो बल रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिष्ठंभ का मात्रक है। तो प्रतिष्ठंभ का मात्रक क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो प्रतिष्ठंभ को इंग्लिश में बोला जाता है रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो है वो रिलक्टेंस का मात्रक होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का क्वेश्चन, श्रृंखला RLC परिपथ के अनुनादी आवृत्ति निर्धारण करने के लिए सूत्र है। तो एक सीरीज RLC सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट में अनुनादी आवृत्ति या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपने को ज्ञात करनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2π√LC। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/2π√LC जो है इस 11 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इस निरूपण को क्या कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इनको दर्शाने के लिए उनको एक सरल रेखा को एक एरो के साथ निरूपित करते हैं। तो एरो जो होता है उस निरूपण को हम क्या कहते हैं, उस निरूपण को कहा जाता है फेजर क्वांटिटी या फिर फेजर मात्रा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फेजर क्वांटिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का,
एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। तो एन टाइप और पी टाइप दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो एन टाइप जो अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक में उसे तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो उपयोग होता है आर्सेनिक या फिर एंटीमनी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक और चांदी। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है आर्सेनिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडियम, गैलियम जो होते हैं वो पी टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्सेनिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को कहते हैं। तो जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड रिवर्स बायस अवस्था में कार्य करता है। और जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एवलॉन्च प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है हॉल प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है टनल प्रभाव और चौथा ऑप्शन है सीबेक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर रहेगा एवलॉन्च प्रभाव। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन आता है 5 एम्पियर परिपथ में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या होती है। तो 5 एम्पियर का जो परिपथ होता है, 5 एम्पियर के परिपथ में मतलब कि 800 वाट से कम वाट का जो परिपथ होता है उसमें लाइट पॉइंट की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उसमें लाइट पॉइंट की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 10 पॉइंट। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर का, सूचक उपकरणों में संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल रिक्त स्थान होता है। तो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो सूचक उपकरण होते हैं, जो किसी भी विद्युतिक राशि की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उसमें संकेतक को चलाने के लिए जो आवश्यक बल होता है, जो आवश्यक फोर्स होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विक्षेपक बल, या फिर उसे हम कहते हैं विक्षेप बल या डिफ्लेक्टिंग फोर्स उसे हम कहते हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेप बल, ए वाला ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र है फाई इजिकल टू प्रति ध्रुव में औसतन चुंबकीय फ्लक्स, जेड इजिकल टू चालकों की कुल संख्या, एन इजिकल टू आरपीएम में घूर्णन का वेग, पी इजिकल टू ध्रुवों की संख्या और ए इजिकल टू समानांतर पथों की संख्या। तो इसमें अपने को बताना है कि डीसी जनरेटर जो होता है उस डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है उसका फार्मूला होता है E इजिकल टू 5ZNP अपॉन 60A। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा E इजिकल टू 5ZNP अपॉन 60A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टता देता है? तो इनमें से कौन सा जो जनरेटर है वो सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है? पहला ऑप्शन है लेवल कंपाउंड जनरेटर, दूसरा ऑप्शन है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है सीरीज जनरेटर। तो इनमें से लेवल कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? वो जनरेटर सभी लोड पर स्थिर वोल्टेज देता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तर कंपाउंड जनरेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन हमको यहाँ पर दिए गए हैं कि किसके अनुप्रयोग में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर जो होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ए वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रोम या रेल में, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक होइस्ट या क्रेन में, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्टार्टिंग टार्क के साथ चालन करना और चौथा ऑप्शन है मशीन औजार ड्राइव्स में। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डी वाला जो ऑप्शन है मशीन औजार ड्राइव्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। मशीन औजार ड्राइव्स जो होता है इसमें हम उपयोग करते हैं डीसी शंट मोटर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शक्ति गुणांक वाले 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज परिपथ में शक्ति रिक्त स्थान होती है। तो एकल शक्ति गुणांक जो होता है यूनिटी पावर फैक्टर, उस यूनिटी पावर फैक्टर में 2 वाट मीटर से अगर हम शक्ति का मापन करते हैं तो उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो इसमें अपने को बताना है कि अगर हमने 2 वाट मीटर लगाए हैं तो दोनों वाट मीटर की शक्ति मापन करने का फार्मूला क्या होगा? तो
इसका पहला ऑप्शन है P इज इक्वल टू W1 प्लस W2, दूसरा ऑप्शन है P इज इक्वल टू W1 माइनस W2, तीसरा ऑप्शन है P इज इक्वल टू W2 इंटू W1 और चौथा ऑप्शन है P इज इक्वल टू √2 W1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा P इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर का क्वेश्चन। यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगुना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टता रिक्त स्थान होगी। तो एक ट्रांसफार्मर हमें दिया गया है, उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी टर्न जो है उस सेकेंडरी टर्न को डबल कर दिया जाए या फिर द्वितीयक टर्न को दोगुना कर दिया जाए और प्राथमिक वोल्टेज को आधा कर दिया जाए। प्राइमरी वोल्टेज जो है उसे आधा कर दिया जाए तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कि ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राथमिक को हम आधा कर रहे हैं और द्वितीयक को दुगुना कर रहे हैं, तो वो जो है वो सेम ही रहेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉट संयोजन को रिक्त स्थान में बदलने में उपयोग किया जाता है। तो स्कॉट संयोजन जो होता है उस स्कॉट संयोजन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है एकल फेज आपूर्ति को 3 चरण, दूसरा ऑप्शन है एकल फेज आपूर्ति को 2 चरण, तीसरा ऑप्शन है स्टार संपर्कित प्राथमिक को डेल्टा संपर्कित द्वितीयक में और चौथा ऑप्शन है 3 चरण आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में या फिर 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला जो ऑप्शन है 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए स्कॉट संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी वाला ऑप्शन, 3 चरण आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में परिवर्तित करने के लिए स्कॉट संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने 22 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने ब्रीदर के अंदर उपयोग किया जाने वाला पदार्थ निम्न होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें नमी प्रवेश न करे, इसलिए ब्रीदर के अंदर जो नमी को सोखने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, या फिर नमी को अवशोषित करने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट, तीसरा ऑप्शन है सिलिका जेल और चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सिलिका जेल, क्योंकि सिलिका जेल का उपयोग हम ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए करते हैं। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन आता है जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तित रिक्त स्थान पदार्थ प्रकार का होता है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उपयोग किया जाने वाला जो अल्टरनेटर होता है वो अल्टरनेटर कौन से प्रकार का होता है, ये इसमें हमको पूछा गया है। तो ए वाला ऑप्शन है नॉन सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, बी वाला ऑप्शन है सेलिएंट पोल अल्टरनेटर, सी वाला ऑप्शन है टर्बो जनरेटर और डी वाला ऑप्शन है स्टीम टरबाइन अल्टरनेटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सेलिएंट पोल अल्टरनेटर जो होता है उसकी घूर्णन करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, घूर्णन की जो गति होती है वो कम होती है, और जिसकी घूर्णन गति अधिक होती है उसमें सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 24 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आता है इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति रिक्त स्थान है। तो इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें रोटर फ्रीक्वेंसी अपने को ज्ञात करनी है कि उसका फार्मूला क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है एफ आर इजिकल टू एफ अपॉन एस, बी वाला ऑप्शन है एफ आर इजिकल टू एस अपॉन एफ, सी वाला ऑप्शन है एफ आर इजिकल टू एस अपॉन एफ स्क्वायर और डी वाला ऑप्शन है एफ आर इजिकल टू एस इंटू एफ। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफ इंटू एस इसका राइट आंसर है। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री है। तो 4 पोल की जो एसी मशीन होती है उसके लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें आएगा
पहला ऑप्शन दिया गया है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 540 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 720 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 900 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 720 डिग्री। सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 720 डिग्री जो होती है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है 4 पोल की एसी मशीन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार के स्क्रूइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें मोटर बार जो होता है उसकी स्क्रूइंग के लिए कौन सा इनमें से गलत वाक्य है। तो पहला ऑप्शन है कि यह कोगिंग को रोकता है, दूसरा ऑप्शन है शुरुआती टार्क को बढ़ाता है, तीसरा ऑप्शन है अधिक एक समान टार्क का उत्पादन और चौथा ऑप्शन है अपने प्रचालन के समय मोटर हम को कम करता है। तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो गलत है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है शुरुआती टार्क को बढ़ाता है ये गलत है, क्योंकि जो मोटर बार जो होता है वो शुरुआती टार्क को नहीं बढ़ाता है। तो बाकी सारे काम ये करता है लेकिन शुरुआती टार्क को नहीं बढ़ाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन कि समकालिक संधारित्र होता है। तो सिंक्रोनस कैपेसिटर जो होता है वो किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक सामान्य स्थैतिक संधारित्र बैंक, दूसरा ऑप्शन है एक अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर ड्राइविंग यांत्रिकी लोड, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिकी लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर और चौथा ऑप्शन है यांत्रिकी लोड के बिना चलायमान एक अउत्तेजित समकालिक मोटर। तो इसमें अपने को बताना है कि सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या होता है। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो बिना लोड के अगर चल रही है तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कैपेसिटर। तो सी वाला जो ऑप्शन है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, बिना लोड के बिना यांत्रिकी लोड के अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर जो होती है वो सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाता है। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो सी वाले ऑप्शन पे हमने राइट का निशान लगा दिया है। इसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देता है। तो इन सभी में से कौन सा मोटर जो है वो अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देता है। तो ए वाला ऑप्शन है संधारित्र स्टार्ट मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी वाला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, सी वाला ऑप्शन है शेडेड पोल मोटर और डी वाला ऑप्शन है रिलक्टेंस मोटर। तो इन सभी मोटर में से कौन सी मोटर ऐसी है जो अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देती है। तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो इन सभी में से सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क देती है और इसकी गति जो होती है वो 3000 से 12000 आरपीएम तक होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर में किया जाता है, मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर रहेगा यूनिवर्सल मोटर, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन कि LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। तो लो टर्मिनल LT 660 वोल्ट की पावर केबल है, उसमें उपयोग किए जाने वाले जो चालक है उस चालक का व्यास किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना है कि जो क्रोड हम यूज़ करते हैं, कोई भी चालक हम यूज़ करते हैं तो उस चालक का जो व्यास होता है वो काय पर निर्भर करता है, करंट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि उसमें से कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो ए वाला ऑप्शन है प्रचालनात्मक वोल्टता या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी वाला ऑप्शन है शक्ति गुणांक या फिर पावर फैक्टर, सी वाला ऑप्शन है वाहित धारा और डी वाला ऑप्शन है प्रयुक्त रोधक का प्रकार। तो इसमें आंसर आ जाएगा करंट टू बी कैरिड या फिर वाहित धारा, सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहित धारा या फिर करंट टू बी कैरिड। तो इस तरह से हमने आज अभी तक टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन 30 क्वेश्चन के बाद आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।